नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। ये वीडियो था मज़दूरों के संदर्भ में, जो देश भर में उनका जो पलायन हो रहा है, उनके राज्यों से दूसरे राज्यों को और उनके गृह जनपद को। आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, काफ़ी लोगों ने उसे शेयर किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, आज कृपया दोबारा देखें उसे। ये उसी भाग का दूसरी कड़ी है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम उनकी समस्याओं को। तो आज का जो वीडियो है, इसे मैं हैशटैग जागो सरकार के नाम से ट्विटर पे ट्रेंड करूँगा। तो आप भी ट्विटर पे अगर हैं तो ट्विटर पे हैशटैग जागो सरकार पे जा कर के उसको ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। तो इस कड़ी में शुरुआत करते हैं हम। कल के वीडियो के बाद मैंने इस पर दोबारा पुनः अध्ययन किया इसका। तो राज्य सरकारों की उदासीनता जो नज़र आ रही है मुझे, तमाम जगहों से जो रिपोर्ट आई, कल शाम तमाम चैनलों से जो रिपोर्ट आई, और मैंने सोशल मीडिया को खंगाला, ट्विटर, फेसबुक और सब जगह से सारी आधिकारिक रिपोर्टों को चेक करने के बाद मुझे ये पता लगा कि अब तक 465 श्रमिक ट्रेन तमाम राज्यों से उनके गृह जनपद को चलाया गया है। इसके अलावा 15 नई ट्रेनें कल से स्टार्ट करी गई हैं। ये 15 जो नई ट्रेनें चली हैं, इनका आपको बता दूं कि श्रमिकों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि श्रमिक वह वर्ग है जो कि पैदल चल रहा है रोड पर। वो IRCTC की वेबसाइट पे जाके टिकट तो बुक नहीं करेगा। तो उन 15 ट्रेनों को तो मैं काउंट ही नहीं करता। अब रही जो पर डे जो ट्रेनें चल रही हैं, जिनकी बुकिंग राज्य सरकार अपने अपने श्रमिकों को गृह जनपद भेजने के लिए कर रही हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना चाहिए, उनका सहयोग करें और उन्हें भिजवाएं। समस्या वहाँ पे नहीं है। समस्या है कल भी मुंबई से नागपुर की तरफ और अहमदाबाद से मुंबई हाईवे पे बहुत सारे लोग, या दिल्ली से यूपी की तरफ पैदल जाते हुए बहुत सारे लोग दिखाई दिए। सिर्फ अकेले नहीं थे वो, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़, वो भी साथ में थे। अपना बोरिया बिस्तर कंधों पे, सिर पे लटकाए चले जा रहे हैं पैदल। मालूम होना चाहिए कितने दिन की यात्रा होने वाली है उनकी। आज लगभग 45 to 46 डेज़ हो चुके हैं। लॉकडाउन के हम चौथे चरण में जाने वाले हैं, और आज भी वो अपने सिर पे बैग एंड बैगेज लेके जा रहे हैं। तो कल जैसा कि मैंने बताया था उस वीडियो में कि इन लोगों को फिजिकली क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही है सरकार। क्या फेसबुक और ट्विटर से सरकारें चलती हैं? अरे ग्राउंड में लोगों को उतारिए कि इतनी बड़ी मशीनरी किस काम की है आपकी। नीचे ज़मीन पर आइए सरकार, जागिए थोड़ा, नीचे आइए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याओं को समझिए। क्यों जाना चाहते हैं? अगर त्वरित कार्रवाई में उनकी समस्याओं का आप निदान कर देते हैं तो नहीं जाएंगे। अगर वाकई फिर भी जाना चाहते हैं तो आप उनकी जाने की व्यवस्था करिए। मूल जड़ के कारणों में जाने के बाद ये पता चला कि आजकल वोट टारगेट है, हर सरकार का वोट टारगेट है। तो देख रहे हैं कि भाई ये तो प्रवासी मजदूर हैं, वोट तो देंगे नहीं, तो मेरा वोट बैंक तो है नहीं, तो मेरा जनाधार तो जाने से रहा। तो लोगों का रोज, जितने भी राज्य सरकार है, उन प्रवासी मजदूरों के प्रति उदासीनता है। एक ये उदासीनता इस तरह है कि वो मानवता भूल गए हैं कि मानवता क्या चीज़ होती है। मानवता का धर्म ये है कि वो किसी भी जाति, धर्म, विशेष वर्ग से आ रहा हो, आपका वोटर हो चाहे ना हो, आप सरकार में हैं, आप सरकार को वहाँ तक, जनता तक पहुँचना चाहिए और उसकी पूरी मदद करना चाहिए। आपको वोट दिया हो ना दिया हो, मैं देख रहा हूँ कि अब लोगों ने ये भी, सरकारों ने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा वोट बैंक इस इलाके में है तो मैं उसे राशन पहुँचाऊँगा, मेरा वोट उस इलाके में नहीं है तो मैं उसे राशन या मदद नहीं पहुँचाऊँगा। ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है? क्या पूर्व की सरकारों ने ऐसा ही किया था? ये अब क्यों चालू हो गया है? इनसे बाहर आइए सरकार और जागिए। हर आदमी जो आपका प्रदेश के अंदर रह रहा है, आपकी प्रदेश की सीमाओं में, आपकी जिम्मेदारी है, उस तक पहुंचिए। उसकी जो भी आर्थिक मदद और राशन के साथ जो मदद कर सकते हैं आप करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि किसी मीडिया वाले ने
दिल्ली में चल रहे कम्युनिटी सेंटर, जिसे अरविंद केजरीवाल जी डेली आते हैं टीवी पर, बताते हैं कि मैं इतने लाख लोगों को खाना खिला रहा हूँ, कोई भी मीडिया आज तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। कहाँ चल रहा है किचन कम्युनिटी? और कल ही उन्होंने घोषणा किया कि मैं 5,000 रुपये सभी को देने वाला हूँ, खास करके रिक्शा वालों को और तमाम जो डेली बेसिस वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में। 5,000 ये रुपये किसको देने वाले हैं? और उन्होंने कहा कि दूसरी किस्त है। तो पहली किस्त किसको जारी की? उन 3 लाख मजदूरों को जो दिल्ली छोड़कर चले गए आनंद विहार टर्मिनल से, उनको, या जो आज भी लगातार वहाँ से चले जा रहे हैं उनको? आपके पास क्या उसका डाटाबेस है? किसको देने जा रहे हैं? क्या नाम के खाना पूर्ति होने वाली है, या 5,000 रुपये का घोटाला होने वाला है पर लेबर? और जो राशन दे रहे हैं आप पीडीएस, आपने कहा कि मैं बगैर कार्ड धारियों को भी राशन देने वाला हूँ। तो सरकार ने, भारत सरकार ने पहले ही बता रखा है कि राशन कार्ड हो या ना हो, आप उन्हें राशन देंगे अगले 3 महीने तक का। पर आज 45 डेज हो गए, अब आप राशन देने जा रहे हैं। 45 दिन क्या हुआ? पिछले 45 दिन में क्या जिंदा है वो, ये भी तो आपने चेक किया? या 45 दिन के बाद राशन देने से अब उनका काम चलेगा? तो ये सब कुछ समस्याएं हैं जिसमें सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। जो आपका रिहैब वैलिड, जितने भी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, वो नहीं पहुंच पा रही हैं। ज़मीनी हकीकत यही है, जिसके कारण से मूलभूत समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मज़दूरों का पलायन चल रहा है। पलायन आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप ये समझिए कि अगर ये मज़दूर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में चले जा रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ यूपी के ही 20 लाख मज़दूर हैं, अगर वो यूपी में चले जाते हैं और वापस नहीं आते सपोज़, तो क्या आपकी इंडस्ट्री चल जाएगी? क्या ये जो बड़े बड़े शहर के जितने भी लोग हैं, सारी इंडस्ट्री आपकी चलने लगेगी? नहीं चलेगी। अगले 6 महीने में आप वापस भी नहीं ला पाएंगे उनको, और फिर अगले 6 महीने के लिए ना तो आपकी कोई इंडस्ट्री चलेगी, पूरा इकोनॉमिक जाम होने वाला है। इन सब चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हर जो भी परिस्थिति आती है, जो भी संकट आते हैं, इससे हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। मेरी बात, ये आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ, देश के मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। अब समय आ गया है कि हमारा एक राष्ट्रीय डाटाबेस होने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय डाटाबेस का मतलब यह होता है कि जिसमें हर आदमी की जन्म कुंडली पूरी की पूरी हो। उसमें वो आदमी क्या करता है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है और आज कहाँ रह रहा है, उसका अकाउंट डिटेल होना चाहिए हमारे पास, और वो क्या काम करता है। अगर वो रिक्शा चला रहा है तो रिक्शा, एज ए रिक्शा पुल्लर, उसका नाम वहाँ पे अंकित होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्किल है ये सब अंकित होना चाहिए। अगर ये डाटा बेस आज हमारे पास होता तो शायद ये मिनटों का काम था, हम उनके अकाउंट में डायरेक्टली डीबीटी ट्रांसफ़र करके उनको हम रिलीफ पहुँचा देते। ये आज बहुत ही कमी एक महसूस हो रही है। इन जो मेरी सरकार से गुजारिश है, जो आने वाले दिनों में जो एनपीआर आने वाला है, उनमें इन डाटाबेस को ऐड करिए। उसकी मासिक आय कितनी है, उसका स्किल क्या है, वो पहले कहाँ रहता था और अब कहाँ रह रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, मासिक आय क्या है, बच्चे कितने हैं, फैमिली कितने हैं। इस हिसाब से उसकी, ऐसे समय में उसकी ज़रूरतें हम तय कर सकते हैं बैठ करके। अगर ये डाटाबेस आज होता हमारे पास तो शायद हमारे पास ये संकट नहीं आता। तो कोशिश करिए। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है, जागो सरकार, सरकार तक जगाइए। उन मज़दूरों के बारे में त्वरित कार्रवाई करें, जिससे सरकार, जो अभी भी पैदल चल रहे हैं, क्या जो राज्य सरकारें हैं, उन्हें कम से कम अपने बॉर्डर तक बस तो प्रोवाइड कर दें, और अगले जो दूसरा स्टेट बॉर्डर्स है उनको इन्फॉर्म करें, वो दूसरे बॉर्डर तक पहुंचा दें। भाई आप अपने बॉर्डर पे सीमा पार नहीं कराना चाहते तो कम से कम ये तो करें कि भाई उन्हें बस प्रोवाइड करें, अपने बॉर्डर तक तो पहुंचाएं, फिर वहाँ से दूसरे स्टेट सरकारें ले लेंगे। आपने तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया है। क्या वीज़ा लेना पड़ेगा उन्हें पैदल जाने के लिए? या तभी आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? कब प्रोवाइड करेंगे आप? ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही क्या सरकार को? सारी दुनिया को नज़र आ रही, पूरे वर्ल्ड को नज़र आ रहा है, सिर्फ आप जो बैठे हुए हैं आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र नहीं आ रहा है? ज़मीन पे उतरिए, जागो मेरी सरकार। जय हिंद, जय भारत।